असली मुद्दे क्या हैं और चौथे चरण की पूर्व संध्या पर जहां पे चुनाव आके टिक गया है, उन मसलों को क्या जनता एक्सेप्ट कर रही है? क्या असली मुद्दे यही हैं? इस पर आज चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मैं वरिष्ठ मेहमान परिचय कराता हूँ आपका, सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, शेखर अय्यर सर और प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आपसे शुरू करते हैं आज। अब देखिए, कहाँ पहले चरण के पहले से जो माहौल शुरू हुआ था चुनाव का, वो अब चौथे चरण की पूर्व संध्या पर कहाँ पहुंच गया है? हिंदू मुस्लिम, रंग भेद, नस्ल भेद, राम मंदिर, वोट जिहाद, मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण एक्चुअली 3 इशू हैं इसमें, मुस्लिम भी है, आरक्षण भी और मुस्लिम आरक्षण भी है, और दलित ओबीसी का हक। थोड़ा अलोकप्रिय सवाल है, जनता सुन के इसको कहेगी कि पता नहीं एंकर क्या बोल रहा है, लेकिन क्या ये ही असली मुद्दे हैं जिस पर लोग मतदान करते हैं और वो लोगों को अपील करते हैं जहां चुनाव अब पहुंच गया है, या कोई दूसरे इश्यूज हैं जिस पर लोग मन बनाते हैं, इशू करते हैं? क्योंकि ये हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब इन विषयों पर सारे राजनीतिक दल टूट पड़ते हैं। अब इस बहस में पढ़ना बेकार है कि किसने शुरू किया, फिर वो बहुत लंबी कहानी बनाएगी, लेकिन ये जो मसले अब खड़े हुए हैं, इसको अवधेश जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दे जो खड़े हुए हैं अब, ये तो कहना मेरे हिसाब से आंशिक सत्य हो जाएगा। ये मुद्दे थे। जब मुद्दे होते हैं तभी कोई भी राजनीतिक दल उसके लेके सामने आती है। आप 1990 के दशक से देखेंगे, जब भारतीय राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट हुआ, परिमाणात्मक परिवर्तन हुआ, तो उसके पीछे क्या था? भारतीय जनता पार्टी अगर 84 के 2 सीटों से 89 में अगर 89 सीट पर पहुंची है, 1991 में 119 पर पहुंची है, 1996 में 161 पर पहुंची, 1998 में 182 पर पहुंची है, तो उसके पीछे मुद्दे क्या थे? दूसरी पार्टियों ने इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी और सेकुलरिज्म के नाम पर जो एक्सट्रीमिज्म था, जो फंडामेंटलिज्म खड़ा हुआ सेकुलरिज्म के नाम पर, एक अतिवाद सेकुलरवाद जो खड़ा हुआ था, उसके विरुद्ध देश में प्रतिक्रिया थी, जिसको कोई आवाज देने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 1986 के पालमपुर अधिवेशन से जब इसको आवाज दी है, तो धीरे धीरे भारत के लोग उसके साथ खड़े होने शुरू हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी उस रूप में उसको आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि भारत की राजनीति में जो विविधताओं भरी संस्कृति है, उसमें थोड़ी कठिनाइयां पैदा हुई। इसलिए आज ये अगर हम मानते हैं कि ये इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी को गुजरात में नरेंद्र मोदी को खलनायक बनाने के 2002 के दंगों के बाद किन लोगों ने अभियान शुरू किया? देश से दुनिया तक, अमेरिका तक से वीजा कैंसिल कराओ, यहां से 150 सांसदों के हस्ताक्षर जाते थे कि अमेरिका में आने मत दो, सच्चर कमीशन बना है, ये तीस्ता शीतलवाद को लेके अलग अलग मुकदमे हो, गुजरात से मुकदमे फलाने जगह ट्रांसफर करो, अमित शाह को जेल में डालो। तो ये इशू क्यों उठाया गया था? यही ना कि ये दोनों मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों का कत्लेआम कराया है। उसके विरुद्ध देश में रिएक्शन था, जो रिएक्शन 2014 में प्रकट हुआ। 2019 में भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से कुछ दिनों में असहिष्णुता और मॉब लिंचिंग फलाना पूरा कर करके अयोध्या के इशू को उसी प्रकार से उछाला गया था। तो ये मुद्दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, देखिए 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में जो मेरे पास आंकड़े हैं, 6,56,000 स्थानों पर 9,38,000 कार्यक्रम 22 जनवरी को हुए थे। और मुझे तो ऐसे लोग जो राम मंदिर के विरोधी थे, उन लोगों ने फोन किया कि मैं जहां हूं, शहर के गली गली में भव्य शोभा यात्राएं निकल रही है, कीर्तन हो रहे हैं, भगवे झंडे लगे, एक वातावरण बना था। तो राम मंदिर तो मुद्दा रहा ही है। वो मुद्दा इसलिए पीछे चला गया था कि आप अगर मान लीजिए कर्पूरी ठाकुर को, चरण सिंह जी को जब आप भारत रत्न देते हैं, तो फिर वो कई प्रकार से सामाजिक न्याय, कास्ट, आरक्षण पर चीजें आ गई और घुलने लगी थी। अब ये जो रिपोर्ट है जिसकी आपने चर्चा की है, देखिए ये रिपोर्ट चुनाव के समय ही लाना चाहिए था। अब पहले लाएंगे बाद में लाएंगे तो 167 देशों की इसमें स्टडी है। इसके
फैक्ट्स पर कोई कहे कि ये फैक्ट्स गलत है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। अगर भारत ने इसको अभी तक प्योर रिसर्च, बाकी दुनिया के देश इसकी स्टडी कराते थे, यूनाइटेड नेशन स्टडी कराती थी, पहली बार भारत के एक मान्य संस्था ने, सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बता दिया है और आंकड़ों के साथ बताया है कि दुनिया में हिंदू और जो दूसरे समुदाय हैं, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे बौद्ध हो, वो जहां जहां बहुमत में है उनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अनुपात में घटी है। लेकिन दुनिया में जो मुस्लिम देश हैं उनकी आबादी बढ़ी है, भारत में भी है, पाकिस्तान बांग्लादेश में तो एक्सट्रीम में बढ़ा है, लेकिन भारत में आकर के जो है अब धीरे धीरे वो स्टेबलाइज हुआ। हालांकि 24%, 29% हर 10 साल में वो बढ़ोतरी दिखाई गई है। तो इसके मायने क्या है? क्या भविष्य में आने वाले समय में अगर इस्लाम मानने वाले लोगों की इतनी संख्या बढ़ेगी तो जो मुस्लिम देशों की पॉलिसी है उसका दुनिया पर क्या असर होगा? दुनिया की सभ्यताओं पर, संस्कृति पर, भाषा पर, दूसरे रिलीजन पर, ज्ञान पर, विज्ञान पर, दुनिया के जो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल सिस्टम्स, उन सब पर क्या असर होगा और भारत में क्या असर होगा, इस पर बहस होनी चाहिए। और एक अच्छा है मुस्लिम आरक्षण का। देखिए, जब हम सब लोग जानते हैं कि संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण की बात आई थी, लेकिन उसमें था कि रिलीजन के आधार पर हम नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया है उसमें सभी को दिया, क्योंकि आर्थिक आधार पर हमारे नहीं था, उसमें मुसलमान भी शामिल है। वो एक सिस्टम के तहत आया है कि उसमें हिंदू मुसलमान सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो पिछले दरवाजे से दूसरे तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने जगह जगह देखी, आंध्र प्रदेश में देखा है, कर्नाटक में देखा है, और आज तो हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में 179 पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें 118 मुस्लिम समुदाय के हैं, केवल 61 जाति जो है हिंदुओं की है। राजस्थान में, कर्नाटक में या तो बंगाल में ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं के पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मेजोरिटी जा रहा है वहां। तो ये इशू तो होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार से जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा कि मुस्लिम जातियां या हिंदू जाति कहां गई, उन्होंने लिखित दिया है कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। तो ये अवधेश जी एक चीज और, अवधेश जी निगेटिव रूप में लेने की जरूरत नहीं। एक वर्ड आपने यूज किया, सेकुलर फंडामेंटलिज्म, ये क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर इसको। देखिए, सेकुलर फंडामेंटलिज्म है कि वो एक प्रकार से ऐसा मतलब कट्टरवाद था सेकुलर के नाम पर कि आप हिंदू होने का नाम लेंगे तो आप एंटी सेकुलर हो जाते हैं। जो स्थिति उस समय बना दिया गया था भारत में कि अगर नेता जा रहे हैं किसी मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, कहीं जाएंगे, तो उसी के विरुद्ध आडवाणी ने स्यूडो सेकुलरिज्म शब्द दिया। और आज भी आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी विरोधी जो एक फंडामेंटलिज्म देश में खड़ा हुआ है आरएसएस बीजेपी को लेकर के, ये सबसे खतरनाक फंडामेंटलिज्म है, ये सबसे खतरनाक अंध कट्टरवाद है कि ये सब कुछ बुरा है, इसको नष्ट करो। उसके रिएक्शन में जनता खड़ी होती है और बीजेपी जो गलतियां भी करती है सरकार, उसी के रिएक्शन में खड़े होकर लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये फंडामेंटलिज्म आजादी के समय से चला है। तभी तो आप देखिए ना क्या है फंडामेंटलिज्म। मैं राष्ट्रपति भवन का मुगलों से क्या लेना देना है कि वहां आपने मुगल गार्डन नाम रख दिया। देश में इतने नेता हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने शासन किया है, विक्रमादित्य के नाम पर, किसी के नाम पर रख सकते थे। आप जब जाते हैं तो इस देश में आप सोचिए ना कैसा फंडामेंटलिज्म में हिस्ट्री लिखी गई है। शेरशाह 4.5 साल तक देश में शासन किया, समूचे जीवन में युद्ध लड़ता रहा, और आपने कंधार से लेकर बांग्लादेश तक जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का, उसको तो फंडामेंटलिज्म इतना बढ़ गया हमारे यहाँ कि वो तो आप देखिए फंडामेंटलिज्म ही तो था जिसमें आपने हमारे देश में राम जन्मभूमि पर ताला लगवा दिया कि हिंदुओं की आवाज नहीं चलनी चाहिए। अनेक ऐसे रहे हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी में इसको स्यूडो सेकुलरिज्म दिया है तो देश धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और देश उस दिशा में सोचने लगा है। अब बीजेपी इसको या दूसरी पार्टियां आगे नहीं बढ़ाएगी, राजनीति में एक अलग बात होती है, लेकिन एक सही इशू है, इसको पॉजिटिव वे में डिस्कस होना चाहिए। हमारे देश में एक दो लाइन, हमारे देश में एक धारणा रही है कि हिंदुओं से संबंधित कोई इशू हो उस पर खुल के बोलो, लेकिन मुसलमानों से संबंधित इशू आप बोल दोगे तो आप एंटी सेकुलर कहलाओगे। ये धारणा धीरे धीरे टूटी है। ये देश के लिए भी अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है। इस पर बहस होनी चाहिए और चुनाव सबसे उपयुक्त समय है। राजेश बादल सर, क्या ये जो अभी आज मैंने सवाल पूछा अवधेश जी से, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि एकदम चुनाव के समय वो रिपोर्ट का बाहर आना और हिंदू मुसलमान पे बहुत ज़बरदस्त रैलियों में आप देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, आरक्षण से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें गई। आप इसको कैसे देखते हैं? ये
ये मुद्दा हमेशा एक बना रहता हर चुनाव में। क्या ये सिर्फ इसलिए कि मतदान मिले, वोट पोलराइज हो जाए, या ये एक ऐसा रियल इशू जिसको कोई सॉल्व नहीं करना चाहता, जबकि इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है? देखिए, मेरी नजर में तो ये है कि ये सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। एक कारण तो ये है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का आपको एक एक पैमाना तो तय करना पड़ेगा ना। तो कोई भी सरकार जब 5 साल के बाद लोगों के बीच में जाती है, मतदाताओं के बीच में जाती है, तो किस आधार पर जाएगी? इस आधार पर जाएगी ना कि उसने 5 साल में काम क्या किया है। क्या उसने बेरोजगारी में बेरोजगारी का आंकड़ा कम किया है? क्या उसने महंगाई में कंट्रोल किया है? क्या उसने करप्शन रोका है? क्या उसकी विदेश नीति में उसको कामयाबी मिली है? क्या उसने रक्षा नीति, कूटनीति और तमाम जो मसले होते हैं इन पर चुनाव लड़े जाते हैं, और जनादेश भी इसी आधार पर हमने वर्षों तक देखा है मिलता रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ और शुरुआत में कई चुनावों तक उनको जो 2-3 चुनाव हुए उसमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, और तब धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर जो उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला उसका उनको लाभ मिल रहा है, और मिला भी है पहले। तो जब ये है तो जिससे कार्ड पे जो कार्ड चलता है उसका लाभ मिलेगा, तो वो मुद्दे क्यों ना उठाएं? इसके 2 फायदे होते हैं। हम जानते हैं कि भारत का जो मतदाता है बहुत सारे मसले में जब वोट करता है तो वो दिमाग से नहीं, दिल से वोट करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मसला है, मैं ये नहीं कहता कि कोई असर नहीं डालेगा, असर डालेगा, लेकिन जो चीजें उसके दिमाग को मथती हैं, हम ये अगर देखें कि ये एक तरह से देखा जाए तो हमारी नजर में, मतलब मेरी नजर में, ये लोकतंत्र को पीछे ले जाने वाली चीजें हैं। 2024 का विश्व ये 1960 और 70 और 400 साल पहले और 500 साल पहले और 1000 साल पहले का विश्व नहीं सोचता। हम ये जो बातें करते हैं ये मेरे ख्याल से कि ये एक बहुत ही मैं ये कह सकता हूं कि चुनाव के वक्त नहीं की जाने वाली बातें हैं। और हम लोगों ने तो पिछले 48 साल की पत्रकारिता में यही सीखा है कि जो मुद्दे दिल से जो भटकाएं वो उन मुद्दों पर चर्चा कम की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है, देखिए कि अभी जो चौथा चरण आ रहा है, इस चौथे चरण में चुनौतियां, जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनमें से केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए तो बाकी सभी प्रदेशों में चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों का कारण यह है कि उसमें उनकी स्थिति, हालांकि मैं कह सकता हूं कि तेलंगाना में उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में उसके लिए इस बार, क्योंकि 10 साल की नकारात्मक वोट है, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, आप इसको आप माने या ना माने, मैदान पर कम से कम इसका असर मैंने देखा है। और ये सामने लोगों के है कि भाई जब आप तमाम सारे मसलों में नाकाम रहे हैं तो आपको ये अपना रिपोर्ट कार्ड तो आपको पेश करना पड़ेगा, ना कि आप आरक्षण और आर्थिक आधार पर, मजहब के आधार पर, हिंदू की आबादी, मुस्लिम की आबादी। अरे ये 1948 की मानसिकता के साथ हम आगे नहीं जा सकते। आप माने या ना माने, चर्चा बढ़ाने के लिए एक बात ठीक है कि एक मुद्दा हो गया। यूं तो फिर आदिवासियों के लिए हमने क्या किया है? आदिवासियों की आबादी तो 6% से भी ज्यादा बढ़ी है। आज 15 करोड़ के आसपास आदिवासी हो गए हैं। हम वो आदिवासियों को तो हमने मुख्य धारा से अलग कर दिया है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासियों की कल्याण की कोई एक स्कीम बता दीजिए आप जो ढंग से जमीनी स्तर पर आई हो। तो ये एक चीजें हैं कि मुझे लगता है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। जी ओके, असली शेखर सर, ये बताइए कि जिन समस्याओं से लोग रोज दो चार होते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, समस्याएं हैं, शिक्षा है, पानी है, इसको भूलकर आदमी, जैसे राजेश जी कह रहे, दिल के इश्यूज पे क्यों चला जाता है? नीरज जी, क्योंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री की कैंपेन जब से शुरू की है, यानी चुनाव डेट्स आने से पहले अगर आप देखेंगे, उसमें कई बातें रखी हैं। उनकी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या किया है, आदिवासी के लिए क्या किया है, दलितों के लिए क्या किया है, किसानों, ये सारे बोले आए। लेकिन क्या है, वो सुर्खियां तब भी नहीं बनी। और अब भी उनके भाषण में ये पूरा पार्ट ये नहीं है
अपनी सरकार की उपलब्धियां तो बता रहे हैं, लेकिन वो सुर्खियां नहीं बनती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि केवल पीएम का स्पीच इसी पर है, या बाकी नेताओं का स्पीच केवल इसी पर है, ये नहीं है। क्योंकि जहां पे वो 1.5 घंटा 1 घंटा बोलते हैं, वो कई बातें आती है उसमें, सुर्खियां ये बनती है। वो एक पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, मैं भी मानता हूं, देखिए ठीक है, आप केवल क्या बीजेपी केवल इस बातों को उठा रही है? कांग्रेस क्यों ऐसा प्लान क्यों नहीं दिखाती है भाई, सारे सबके लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम है? क्यों बार बार कांग्रेस के लिए सोचना पड़ रहा है? उन 4-5 जो उनकी, जो मानते हैं कि उनकी वोट बेस है, उसको कैसे वापस ले आना है, केवल उनके बारे में क्यों बात हो रही है? कहां आप सुन रहे हैं राहुल गांधी जी से वो जो उनकी आइडियाज जो आ रहा है, उस आइडियाज के क्या सर्व देश के बारे में कुछ सोच है उसपे? वो क्या क्या बोलते हैं आईआईटी को लेकर, एजुकेशन, हायर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? मैं तो देख रहा हूं, उससे सुनकर कई लोग डर रहे हैं। ये क्या आइडिया पेश कर रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में केवल पर्टिकुलर वर्ग कम्युनिटी से ही क्यों चिंता है, और उनके बारे में क्यों बात करना है? क्यों उन वोटों को ही कैसे वापस हमारे पास आ जाए ताकि कांग्रेस की रिवाइवल हो जाए? भाई जैसे आप सबके बारे में बात कीजिए, 20 साल में देश को कहां ले जाना है, कांग्रेस की क्यों क्यों नहीं बता रही है? क्यों बार बार राहुल जी का सुन लीजिए या प्रियंका जी को सुन लीजिए, उनके भाषण में क्या देखते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर पर डायरेक्ट अटैक है, उसके बाद फिर उनकी जो वर्ग है भाई, एससी एसटी दलित अल्पसंख्यक, बस। उसके अलावा देश में भाई उनकी क्या प्लान है, इकोनॉमिक स्टोरी कैसी रहेगी, ग्रोथ स्टोरी कैसी रहेगी? क्या देश के लिए जब चुनाव में 5 साल के लिए आप ले जाते हैं, क्या और कोई कार्यक्रम नहीं है? आप तब कहते हैं भाई मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, और मैनिफेस्टो, आप दोनों मैनिफेस्टो ले लीजिए। यहां ऐसे बात, ऐसे जनरल ऐसे जैसा लिखा गया कांग्रेस मैनिफेस्टो में, और इसीलिए तो राहुल जी को स्वयं बोलना पड़ रहा है ये सारी चीजों पर, और ऐसे बोल रहे हैं जिसको लेकर मैं तो मानता हूं कि कई सेक्शंस में तो डर पैदा हो गया है कि आज कांग्रेस की नेतृत्व क्या कर रही है, कांग्रेस के नेतृत्व आइडियाज क्या है। देखिए ये बात ऐसी है नीरज जी, हम केवल सुर्खियों पर ना जाए। अब कांग्रेस के आप पूरा मैनिफेस्टो पढ़ के आप बताइए, कांग्रेस क्या प्लान आगे रखी है, किस इश्यू पे डिबेट क्या करना चाहती है, हर हर क्षेत्र को लेकर। देखिए कांग्रेस का फॉर्मूला सिंपल है जी भाई, आप कुछ हाथ में कुछ पैसे दे दो, कुछ ये दे दो, कुछ अलाउंस दे दो, हाथ में पैसा पकड़ा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हमें मालूम है कि ये सारे कोई भी चीज कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, और जहां सरकार अब सबको पता है कि सरकार इतने बोझ कभी नहीं ले सकती, जितनी प्रोमिसेस की गई है कोई भी सरकार नहीं ले सकती। फिर उसी बातों को रखा जा रहा है भाई, इसमें तो हमें सफलता कर्नाटक में मिली है। ये खास करके माइनॉरिटी फोकस क्यों शुरू किए कांग्रेस ने? जी क्योंकि उनको कर्नाटक में रिजल्ट मिला, तेलंगाना में रिजल्ट मिला। जी सर। नहीं, अगर एक पार्टी एक पर्टिकुलर 15% के पीछे भागेगी तो क्या जो दूसरी पार्टी के बाकी 85% को नहीं देखेगी? ये आज की बात नहीं है, शुरू से है। क्योंकि कांग्रेस का फॉर्मूला हमेशा रहा है भाई, दलित को साथ ले लो, आप अल्पसंख्यक को ले लो, पहले तो ये रीजनल पार्टीज के बेस अपना लो धीरे धीरे करके, ताकि ये बेस पहले हमारे पास थी, फिर वो चली गई। जी राजेश जी थोड़ा असहमति में सर ला रहे थे। सर राजेश जी छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो है लेकिन बात चूंकि उस पर होगी जो 10 साल से सत्ता में है, जो 10 साल से सत्ता में ही नहीं है और जो सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। मैं ये कांग्रेस को कहां छोड़ रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुद्दे जब मुख्य मुद्दे इस देश के चुनाव की मुख्य धारा से गायब हैं, और हमने वर्षों तक ये देखा है कि चुनाव में मुद्दे बनते रहे हैं। मैं ये बात कह रहा था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं कोई कांग्रेस को छोड़ तो नहीं रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि एक प्रतिपक्ष कैसे अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति तय करता है। जब वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो पक्ष है, वो किस तरह से अपना प्रचार रेखांकित करता है, उसी का उत्तर वो देता है। जब वो तो उसके पास तो मुद्दे को जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दे दिए, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दे दिए। लेकिन
जो उनका अपना जो है वो तो वो उसी पर आएंगे जहां जिसमें भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, जो मुद्दे वो उठाएगी उसका उत्तर कांग्रेस देगी। मैं कोई कांग्रेस का बचाव थोड़ी कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अरे सर, मैं यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे चारों जो पत्रकार में थी, कोई किसी के बचाव नहीं करता, ना कोई किसी पार्टी से एसोसिएटेड है, बट तर्कों के आधार पर इसको समझना जरूरी है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि दरअसल मसले क्या है। शेखर जी, आपको जोड़ना चाहते, नहीं फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊं, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। मैं कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं भाई 4 करोड़ मकान बनाए पीएम आवास योजना में, कांग्रेस क्यों उसी को चैलेंज क्यों नहीं करती? भाई पीएम कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में इतने घरों में पानी पहुंचा है, और प्रधानमंत्री का दूसरा दावा है भाई हमने किसानों को इतना का की दिया है, और बाकी कई दावे हैं जो पूरे लोक कल्याण कार्यक्रम को लेकर है। उसको कांग्रेस क्यों डायरेक्टली नहीं कह रही है भाई ये सब हुआ ही नहीं है, ये सब फर्जी है? उस पर तो कांग्रेस नहीं बोल रही है। देखिए, कांग्रेस जो बीजेपी के 10 साल की जो अकाउंट दे रही है उसको डायरेक्टली क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं आप? वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा पैरेलल नैरेटिव दे रहे हैं। वो जहां नैरेटिव चल जाएगा कांग्रेस को फायदा हो सकता है, जहां नहीं चल रहा है, ये जमीन पर ग्राउंड रियलिटी ये है, लोग कई बातों जो कांग्रेस रख रही है उन पर नहीं मान रहे हैं। उनको लग रहा है भाई प्रधानमंत्री ने तो ईमानदारी से कुछ काम किया है, ये इंप्रेशन। प्रेम कुमार जी आता हूं सर, आप प्रेम कुमार जी जी क्या आपकी क्या तफसरा है इस पे कि कांग्रेस ने भी एक गियर शिफ्ट किया और वो जाति पे इस पूरा फोकस है? बहुत बड़ा शिफ्ट है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कि जातियों को उभारो और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ो, क्योंकि इस पे वोट मिलता है। ये जो शेखर जी कह रहे हैं ना, इस पे वोट नहीं मिलता सर। ये एकदम, मैंने इतने 1000 किलोमीटर की सड़क बनाई, इस पे वोट थोड़ी पड़ता है। तो जो अगर आप जाति की राजनीति कर रहे हैं सामाजिक न्याय के नाम पर, तो उस पर वोट मिलेगा। तो वो कांग्रेस कर रही है, तो उसने भी अपना गियर शिफ्ट किया। वैसे ही बीजेपी को लगता है कि ये एक इशू है। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल अपना जोड़ देता हूं कि ये रियल इशू क्यों नहीं है? अगर इस पर लगातार लोग वोट करते हैं तो ये रियल इशू क्यों नहीं है? प्रेम कुमार जी बताइए सर। जी देखिए, कांग्रेस सत्ता से जब बाहर हुई थी तो किन मुद्दों पर हुई थी? एक तो विरोध में धर्म का मुद्दा था, दूसरा वो सामाजिक न्याय का मुद्दा था। इन्हीं 2 मुद्दों के कारण तो सत्ता से बाहर हुई थी। और धीरे धीरे आज आप कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस का इशू बदला है, वो सामाजिक न्याय के मुद्दे से जुड़ी, उस मुद्दे से जुड़ी है जिस मुद्दे के कारण वो सत्ता से बेदखल, और उसने उस रास्ते को नहीं चुना जो भारतीय जनता पार्टी ने चुन रखा है। उसने उस रास्ते को चुना जिसको थर्ड मोर्चा, तीसरा मोर्चा जो था उसको उसने चुना। तो ये कोई मुद्दा नया नहीं है, कांग्रेस का एक ये चुनाव है। शेखर अय्यर जी कह रहे थे कि अधिक वोट कैसे आएगा, इस हिसाब से राजनीति हो रही है। तो अधिक वोट तो 2 तरीके से आता है, एक 80-20 करके आता है, और एक जो सोशल जस्टिस का आधार बनाया गया है उस हिसाब से आता है। दलित हो गया, मुस्लिम हो गया, आदिवासी हो गया, और तमाम दोनों तरीके से आता है। कांग्रेस ने धर्म वाला रास्ता नहीं चुना, बीजेपी ने धर्म का रास्ता चुना है। लेकिन ये अगर अय्यर जी बोलते हैं कि 15% के कारण वो कर्नाटक में सत्ता में आ गई, 15% के कारण तेलंगाना में सत्ता में आ गई, इसी तरह से ममता बनर्जी के संदर्भ में बोला जाता है, हालांकि अभी अपने नहीं कहा। लेकिन तो क्या 15% सत्ता में दिला देता है क्या किसी को? ये बिल्कुल गलत बात है कि 15% से सत्ता में कोई आता है। ये जबकि 15% को धिक्कार करके 85% तो सत्ता में ला सकता है, ये तो एक मान्य बात हो सकती है। लेकिन 15% सत्ता में ले आए, ये बिल्कुल मान्य बात नहीं हो सकती। एक बात। और अवधेश जी थोड़ी देर पहले अपने वर्ड पकड़ा था उनका कि फंडामेंटलिज्म, सेकुलर फंडामेंटलिज्म। तो जब वो कह रहे थे सेकुलर फंडामेंटलिज्म, तो मेरे मन में एक नया शब्द पैरेलल में आ रहा था कि वेजिटेरियन फंडामेंटलिज्म, वेजिटेरियन फंडामेंटलिज्म। अब आप बोलिएगा कि दोनों में क्या तारतम्य है? भाई सेकुलरिज्म कोई कट्टरवाद थोड़े है, शाकाहार कोई कट्टरवाद थोड़े होता है। लेकिन हाँ, शाकाहार में होता है कि हम नाम भेज नहीं खाएंगे, उसी तरीके से सेकुलरिज्म में भी होता है कि हम जो
धार्मिक कट्टरपंथ होता है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथ हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी कट्टरपंथ की ओर नहीं जाएंगे। तो इसलिए वेजिटेरियन फंडामेंटलिज्म का आप विरोध करेंगे क्योंकि उसमें मांसाहार का खाना मना है। अरे सेकुलरिज्म हमारी आत्मा है भाई, ये फंडामेंटलिज्म थोड़े है। ये इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ये फंडामेंटलिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म जो है हमारा व्यवहार है, हमारा आचरण है, हमारे देश की आत्मा है। ये मैं वहां जवाब देना चाहता हूं। इसके बाद आज एक जो बात मूल जिस पर बहस हो रही है, जिसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार परिषद की आई है, उसने कोई नया रिसर्च थोड़े किया है, उसने हुए रिसर्च को एक नए तरीके से रखा है। अब उसमें उन्होंने क्या बताया है, हेडलाइंस जो बनाई कि भाई मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है और हिंदुओं की घट गई है। क्या यही सच है? यही आंकड़े का सच है? आंकड़े का सच ये है कि फर्टिलिटी रेट मुसलमानों की ज्यादा तेजी से गिरी है। जो 92 के दशक में 4.4 था, आज 2.6 है। जो हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट जो 3.3 था, आज 2.2 है, मेरे ख्याल से 2.2 या 2.1 है। तो ये फर्टिलिटी मतलब मुसलमान जनसंख्या ज्यादा पैदा कर रहे हैं, ये संदेश निकाला जा रहा है। जबकि सच्चाई तो ये कि मुसलमान की जनसंख्या कम होने की, यानी जो रिटार्डेशन रेट है या डिक्लाइनिंग रेट है, वो मुसलमानों में ज्यादा है। नहीं है। अरे तो प्रेम कुमार जी, एक मिनट, अभी चूंकि 21 वाली ताजी जनगणना नहीं है तो इसलिए अटकलबाजी हम लोग नहीं करते। जो डेटा अवेलेबल, अरे सुनो ना, जो डेटा अवेलेबल है उसमें हिंदुओं की जनसंख्या 3 गुना हुई है, मुसलमानों की 4 गुना हुई है। अब आज का डेटा जो आएगा 2021 के बाद से भी जनगणना होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से वही है। फर्टिलिटी रेट, सुनिए सर, सुन लीजिए एक मिनट, जो हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट है वो वर्ज में खड़ी, उससे नीचे गई तो डी ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आया आपको? 2.1 के नीचे गया तो मुसलमानों के भी बहुत ऊपर है उससे। तो खैर उस डिबेट में नहीं पड़ते हैं। नहीं, एक मिनट रुको सर, यहाँ पर क्लियर लीजिए, आप पॉइंट लीजिए। मैं क्लियर ले रहा हूँ, उनकी 4 गुना हुई है, आपकी 3 गुना हुई है, एकदम क्लियर, इसमें कोई डेटा है ये। प्लीज रुकिए। हाँ। देखिए दो डेटा 2011 तक का अवेलेबल है, 1991 से 2001 और 2001 से 2011, 2 डेटा अवेलेबल है। इसमें हिंदुओं का जो ये गिरने की दर है 3.8 है और मुस्लिम की 4.7 है, डिक्लाइनिंग रेट जनसंख्या की। आप कैसे बोल रहे हैं कि ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? प्रेम कुमार जी, आप सुन रहे मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ आप पहले सुनो, ध्यान से सुनो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 से लेकर के टिल डेट से मतलब जो लास्ट अवेलेबल लेटेस्ट आंकड़ा है, वो 11 का हो, 91 का हो, जो भी है, क्योंकि अभी ताज़ा आंकड़ा मेरे पास है नहीं, जो भी आंकड़ा अवेलेबल, उसके हिसाब से 4x एंड 3x है। ठीक है, ये जब जनसंख्या हर तीसरे दिन थोड़ी देखी जाती हो, तो टिकट्स के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, तो वो एक है। लेकिन उस तथ्य पे अभी इसलिए हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी इस फेवर में नहीं हूँ कि जब तक मेरे पास लेटेस्ट डेटा ना हो उस पर कोई डिसाइसिव माइंड नहीं बनाया जा सकता। तो इससे मैं कुछ ऐड ऑन करूं? नहीं, अभी ऐड ऑन नहीं करो, पहले सवाल सुनो। आपने कहा कि वेज फंडामेंटलिज्म जो आपने काउंटर किया अवधेश जी का, अब इनमें मेरा एक सवाल है। मोदी तो मस्जिद भी गए, लेकिन याद सबको ये है सैम पित्रोदा जी को कि वो राम मंदिर क्यों गए। वहाँ जाते हैं तो भाजपा नेता की तरफ जाते हैं, नेशनल लीडर की तरफ नहीं जाते हैं। आज भी 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, अभी किसी दफ्तर में कोई आदमी कुर्ता पजामा पहन के तिलक लगा के चला जाए तो उसको फिर सोचो क्या मान लिया जाता है। बोले कोई नहीं, मन में सब सोच लेते हैं। ये एक मेंटालिटी है इस देश में, है कि नहीं है? अब उसका फिर रिएक्शन होता है। तो मैं दोबारा घुमा के मूल प्रश्न पर लाता हूं कि जिसको हम लोग कह रहे हैं ये रियल इशू नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाना पीना, नल जल, ये सब रियल इश्यूज हैं। ये रियल इशू क्यों नहीं जिस पर लगातार वोट पड़ते हैं? इसको क्यों नहीं लोग एड्रेस करते? इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते? इसका काउंटर जाति जनगणना होगी क्या? वो कौन सा बड़ा अच्छा रियल इशू है? एक जाति जनगणना का एक सोचा समझा आधार व्यक्त है भाई। बहुत देश की बड़ी आबादी विकास से दूर है, और विकास से दूर है तो उसका मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा? और उसमें जाति दिखती है, जाति के आधार पर पूरी राजनीति है। हम जाति को, यहाँ विकास की जब बात हो, पार्टिसिपेशन की बात हो तो जाति हटा दें, और उसके बाद में जब चुनाव में वोट लेने की बात हो तो जाति ला दे। ये तो नहीं चल सकता ना। ये देश के विकास में हम देखते हैं भाई, देश की बड़ी आबादी विकास से दूर है। जातीय पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन से लेके नौकरियों में, वो नहीं है। तो इसका मूल्यांकन क्यों नहीं होना चाहिए?
कि भाई किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कहां लैग कर रहे हैं हम। अगर हम जानेंगे नहीं, आंख मूंद लेंगे, तो फिर हम क्या नीतियां बनाएंगे। नीतियां बनाने के लिए तो जरूरी है कि किसको ऊपर लाया जाए, कैसे लाया जाए, कितनी जल्दी लाया जाए, किस तरीके से लाया जाए, ये एकदम जरूरी है। करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और इससे मैं सहमत भी हूँ। आपको जवाब देना है रवधेश जी, काउंटर किया जो प्रेम जी ने, लेकिन प्रेम जी की बात में मैं एक जोड़ देता हूँ, खाली बात छोटी सी। जोड़िए। बिहार में इंक्लूडिंग बीजेपी सामाजिक न्याय के चैंपियंस की सरकार चल रही पिछले 3 दशक से, और अभी रिसेंट डेटा जो उनकी सरकार ने बनवाया था उसमें आपको पता है ना कितने लोग हाई स्कूल में पास नहीं है। ये है सामाजिक न्याय की लड़ाई, जबानी जमा खर्च की लड़ाई चल रही है, इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। रियल लड़ाई अगर करना चाहे तो बिहार की स्थिति कहीं बेटर होती। आप सही कह रहे हैं। सामाजिक न्याय बोल देने से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वो नहीं हो जाएंगे ना, अभी प्रमाणित तो मैं वही सर्टिफाइड। कह रहा हूं सर, लेकिन वो संघर्ष, वो बात, वो जुबान अगर आती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसको बोल करके सही में वो सामाजिक न्याय के हैं कि नहीं, ये तो क्वेश्चन रहेगा ही ना। अवधेश जी जवाब दीजिए। अब प्रेम जी, नीरज जी, जवाब देने की बजाय जो कुछ फैक्ट्स पर चर्चा हुई है उस पर बात किया जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि ये जो है आपका डिबेट ज्यादा ही बिखर जाए, क्योंकि दुनिया के सारे इशू जब ले आएंगे तो डिबेट बिखर जाएगा। पहले राजेश बादल जी देखिए, वो बता रहे कि 1948 में यही सोच रही है कि मुस्लिम इशू पर बात करना मतलब देश को पीछे ले जाना है। जिस इशू ने देश में इतने दंगे कराए, जिस इशू ने देश का विभाजन करा दिया 47 के बाद, आप उसको पन्ने में दबा दीजिए कि मुस्लिम इशू पर बात करनी ही नहीं है। हिंदुओं में अगर जाति है उसका विरोध बोला तो एंटी हिंदू नहीं होता है वो। हिंदुओं में अगर विधवा विवाह है उसके विरुद्ध बोलेंगे तो वो एंटी, लेकिन मुसलमानों में कुछ है वो बोलना एंटी मुस्लिम बना दिया गया। ये मेंटेलिटी हमारे देश की बन गई थी और धीरे धीरे दुनिया के पश्चिमी देशों में भी बनी है। आज जो दुनिया में जो इस प्रकार से खड़े हो रहे हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को इतनी प्रतिष्ठा मिली है और जिस ढंग से वो एक अनस्टेबल देश को धीरे धीरे स्टेबल किया, जब आए थे तो हमारे ही देश में लोगों ने कहा था कि ये भी चला जाएगा 3 महीने में। और जब आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैं अपने हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार देश का शासन चलाना चाहता हूं, क्योंकि उससे मुझे दूसरे धर्मों का सम्मान करने, उनको समझने, लोगों की समस्याओं को संवेदनशील तरीके से समझ के उसके समाधान की ताकत मिलती है, तो क्या वो सेकुलर विरोधी हो गया? तो हिंदुत्व और हिंदू की बात करने का समझा ही नहीं गया हमारे देश। अब एक एक चीज पर आता हूं मैं, किसी के पक्ष और विपक्ष। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल मुस्लिम इशू बना रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी में प्राइम मिनिस्टर अपने भाषण में नहीं कह रहे हैं कि 2047 तक हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, अगले 5 वर्षों में कहां ले जाना चाहते हैं? हमने 100 दिन का क्या एजेंडा बनाया है? क्या इस समय आपका तो आर्थिक चैनल है ना, आपको पता है कि देश में इस समय मुद्रास्फीति, महंगाई की दर क्या है? आपको यह भी पता है कि देश का बेरोजगारी दर क्या है? क्या जीडीपी में भारत दुनिया से पीछे है या आगे है? हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो यूपीए की तुलना में आज कितना ज्यादा है, कम है? डिफेंस एक्सपोर्ट में हम कहां जा रहे हैं? तो यह कहना कि कुछ हुआ ही नहीं है, अगर आप उसके भी आंकड़े देख लेते हैं, सोशल वेलफेयर पर कितने खर्च हुए हैं बजट के अनुसार, तो वो भी एक शानदार आंकड़े हैं। और आदिवासियों की बात कह रहे थे, मैं तो स्वयं आदिवासियों के बीच गया हूं। मैं महिलाओं से पूछा किसको वोट दोगे, तो सीधे कहता है मोदी को देंगे। तो नरेंद्र मोदी ने दलितों आदिवासियों में अगर इतना बड़ा एक वोट बैंक खड़ा किया है कि जाने के बाद बोल रहा है, तो कुछ तो हुआ होगा। और सारे आंकड़े हमारे पास हैं, मैं टोटल बता दे सकता हूं, मैंने निकाल के रख लिया था जब इन्होंने कहा, लेकिन उसमें लंबा समय लग जाएगा कि यूपीए के इकोनॉमिक जो डाटा हैं और आज के इकोनॉमिक डाटा में कितना अंतर है, कितना जमीन आसमान का अंतर आ गया है। चाहे सड़कों को ले लीजिए, मकान को ले लीजिए, या फिर बिजली को ले लीजिए, सभी चीजों में, बिजनेस रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग में ले लीजिए, हर चीज में भारत जो है इस समय आगे है। और दुनिया मान रही है कि भारत आने वाले समय में महाशक्ति होगा, आज ही अमेरिका में आ रहा है। इसलिए यह कह देना कि केवल मुस्लिम और हिंदू करा करके चुनाव जीता जाता है, ऐसा होता नहीं है। वो एक बड़े इशू है देश में। हमारे देश में मुस्लिम समस्या के समाधान की या उसके निदान की, उस पर विचार की कोशिश की ही नहीं गई, उसको ढक दो। और जो दूसरी बात आई है, देखिए जो हमारे देश में प्रेम जी जो बता रहे हैं, आप प्रजनन दर पर जाएंगे, देखिए अभी भी 2.4 जो है से ज्यादा, 2.4 2.6 जो है हेल्थ जो सर्वे होता है हमारे यहाँ, फैमिली सर्वे, उसमें आई है। हिंदुओं का तो 1.9 है। तो वो उस पर वो तो फैक्ट है एक।
और हम लोगों के डिबेट में कई मुस्लिम ऐसे आते हैं। देखिए, अगर ये बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट के आधार से दुनिया भर को बताया जा रहा है कि भाई मुसलमानों के अंदर सोशल रिफॉर्म की जागरूकता की आवश्यकता है, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि जरूरत से ज्यादा आप बच्चे पैदा करो, ये अगर भाव है तो इसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। और कोई अगर मजहब के लोग ये सोचता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम जरूरत से ज्यादा संख्या बढ़ा करके और उसमें हम शासन में बेहतर पोजीशन कर सकते हैं, तो ये भी चिंता का विषय होना चाहिए। तो भारत के चुनाव में मुसलमानों की समस्याओं पर बात करना, राजनीतिक दलों के मुस्लिम तुष्टीकरण पर बात करना, मुसलमान विरोधी बात करना नहीं है। और ये देश में एक मिथ बनाया गया था कि बिना मुस्लिम वोट के आप केंद्रीय सत्ता में बहुमत पा ही नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन में यह मिथ टूटी है। उस टूटने से समस्याएं पैदा हुई है। उत्तर प्रदेश में 2-2 बार टूटी है। तो टूटने के बाद जो नई स्थिति बनी है उस पर विचार तो करना चाहिए ना कि देश इसको क्यों स्वीकार किया है अभी तक। अगर देखिए, सत्ता में आज कोई है, कल कोई रहेगा। जी अवधेश जी, मैं जरा राजेश जी के पास जाना चाहता था। लेकिन जो इशू है वो है। राजेश जी, आपकी टिप्पणी चाहिए, कई सारी चीजें इसमें आ गई सर। जी, आप कुछ सवाल कर रहे हैं या मैं अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से बोलिए। सवाल में मैं जोड़ सकता हूँ, एक सवाल में ये जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, 2 बातें कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की शायद बहस या चर्चा थोड़ी सी डिरेल हो जाएगी अगर हम अपनी चर्चा को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के उस पर। हमने ये कभी नहीं कहा। ऋषि सुनक अगर एक हिंदुत्व को मानने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं तो उससे तो हमारी छाती भी फूलती है भाई। आप चर्चा करने वालों पर, लेकिन आपको जब भारतीय लोकतंत्र के विकास की गाथा लिखनी पड़ेगी तो आपको हरदम विकास और प्रगति की रफ्तार को देखना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं, आपकी महंगाई के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए ना। 10 साल में आप मालदीव ने आपके एक सैनिक को निकाल दिया है। आप कहते हैं कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं। नेपाल आपके नए नक्शे में उसने जो है अपने आपके इलाके को दिखा दिया। आप कह रहे हैं महाशक्ति बनने जा रहे हैं। मतलब चीन आपको आंखें दिखाता है, पाकिस्तान आपको आंखें दिखाता है, आप कहते हैं हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं। आप रूस से डीजल पेट्रोल कितनी रियायतों दरों पे लगातार 2 साल से ले रहे हैं। आप चाहते आंकड़े, क्योंकि आंकड़े आम आदमी को समझ में आते नहीं है ऐसी बहसों में, तो आंकड़े जो है कॉमन मैन के नजरिए से मैं कह सकता हूं कि रूस से जो डीजल पेट्रोल कच्चा ईंधन आया है, भारत सरकार चाहती तो 40 रुपए डीजल और पेट्रोल का रेट कर सकती थी। नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? डिस्काउंटेड रेट पर आप डीजल कच्चा तेल ले रहे हैं और दूसरे देशों को बेच रहे हैं। हिंदुस्तान में 100 रुपए रोज एक मजदूर 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डला के और अपने काम पे जाता है। शाम को जब आता है पेट्रोल का टैंक स्कूटर का खाली हो जाता है। जी राजेश जी, हाँ, ये पहले तो ये बताइए, आपने कहा जो मालदीव, नेपाल ये सब आंख दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं आंख हमको ये? मैं हाँ, अब ये देखिए, मैंने कहा ना कि फिर ये विषय आप विषय नहीं, हो जाएगा। अरे छोटा बता सकते हैं, हमें चर्चा करना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत डिटेल में नहीं है, इसलिए कि जब हमें अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान रखना होता है तब हम चुनाव प्रचार में उलझे रहते हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में उलझे रहते हैं। मालदीव में जब चीन का जो है समर्थक राष्ट्रपति आता है, एक दौर वो भी था कि लगातार भारत के समर्थक राष्ट्रपति वहां आते थे, चुने जाते थे, और जब राजीव गांधी थे तो भारत की सेना ने वहां तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया था। आपको याद होगा। मैं तो एक देश पर जी, मैं ये कह रहा हूं कि श्रीलंका की भारत ने इतनी मदद की कि अभी शेखर जी ने भी कहा था कि हाथ में कांग्रेस की तरफ से कि हाथ में पैसे पकड़ा दो तो सब ठीक हो जाता है। 81 करोड़ लोगों के हाथ में मुफ्त अनाज कौन पकड़ा रहा है? पहले तो नहीं मिलता था। राजेश जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। सरकार मैं ये कह रहा हूँ 2000-3000 करोड़ महीने कर्ज ले रही है और दे रही है कैश। राजेश जी, सर, लाडली बहनाओं को, महिलाओं को नगद दे रही है। अरे कर्ज लेकर के घी पीने की पॉलिसी कौन सी है? आप सारे राज्यों की हालत देख लीजिए। राजेश जी सुनिए ना सर, श्रीलंका की बड़ी मदद की सरकार भारत ने, अभी वो एकदम डिफॉल्ट हो रही थी, उसके बावजूद क्या वो भारत का समर्थक बन रहा है क्या अंदर से? नहीं ना। सर, नेपाल की पूरी इकोनॉमी इंडिया के थ्रू जाती है। जिस दिन वो यहाँ से क्रूड एडिबल ऑयल का इंपोर्ट रोक दे उनका, नेपाल का इकोनॉमी बैठ जाएगी उसकी। फिर भी वो भारत का दोस्त बनने की कोशिश नहीं करता। मैं ये समझिए सर, कुछ परियोजनाओं में अड़ंगा लगने लगा था, सर, तो इसलिए पिछली बात तो सुनिए सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। नई सरकार जो आई है
वो सरकार इसलिए नहीं चीन नहीं का नहीं 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 समर्थन सर, सर सुनिए ना, जो अड़ोसी पड़ोसी की विदेशी नीति आप जिक्र कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन उसका ये वजह नहीं है कि वहां पे चुनाव बिजी है, भाई साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए वो दिक्कत है। इसलिए क्योंकि कोई ये आपका दूसरा विचार है, ताकतवर मेरा आदमी विचार आके वहां ज्यादा ये आपका पैसा विचार खर्च है। करता, उनको कर्जा देता, नहीं, इसलिए नीरज, नहीं 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 नहीं। ये आपका विचार है कि वो चुनाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं। आप कह रहे हो ये ना कि मेरा वो इधर विचार बिजी है, उधर कि वो ध्यान नहीं दे चुनाव रहे में हैं। उलझे रहते हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पे ध्यान परिस्थितियों देने में के लिए और क्या पड़ोसी करना देशों चाहिए? पर ऐसा ध्यान क्या भारत ने देता कर दिया नहीं है। नेपाल नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बताइए, मनमोहन सिंह 10 साल तक पाकिस्तान नहीं गए, ये बिना बुलाए नवाज शरीफ क्या शादी में क्यों गए? इसलिए गए कि बताइए। एक कोशिश की कि चलो संबंध सुधरे, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार कोशिश लाहौर की गए। ना सर। अरे वही तो इसमें मैं बुराई कह क्या रहा हूं है? आपसे। अच्छा, ये करें तो भी बुराई, ना करें तो भी बुराई, राजेश जी ये कैसे चलेगा? अब अपनी मर्जी से अगर आपको अपना नहीं, अपने मर्जी से नहीं। तथ्य लेना है अगर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर एक, मैं तो कह रहा हूं कि एक एफर्ट लिया, एक आंख से नहीं देख सकते। कुछ लोग कहते नहीं गलती की, मतलब चलो एक एफर्ट लिया, नहीं हुआ तो आप उसी स्थिति में आज भी खड़े हैं जहां पहले थे, उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं कि वहां जाके कोई डील हो गई हो, की मजार पर गए, है ना? ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए बस लेकर के, ठीक है। हाँ। और मोदी जी गए, क्या ये बताइए मनमोहन सिंह गए? नहीं गए। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना राजेश जी, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। उन्होंने एक एफर्ट किया, वो एफर्ट बेकार गया। ओके, अरे ऐसा एफर्ट जिसके बारे में कोई छिपा हुआ है तथ्य है क्या? पाकिस्तान के बारे में आप और उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो सबूत मांग रहे हैं। अभी दोनों में एक चीज तो सही मानना पड़ेगा ना आपको सर। पाकिस्तान के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है आपने हटाया अनुच्छेद, ठीक है, बहुत अच्छा किया। हाँ। उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया, वो तो सत्यानाशी और आत्मघाती कदम है ही उनका सारा व्यापार ठप होने से दिवालिया हो गए, दिवालिया होने की नौबत आ गई। वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है ही नहीं। तो लेकिन हम अब उस जी सर मुझे एक ब्रेक लेना है। ये वाला इशू आपने जो छेड़ दिया ना सर, इसमें तो मैं बहुत डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा समय कम है इसलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लौट के आके मूल विषय फिर लौटता हूँ। लेकिन एक बात जाते थे मैं जरूर कहूँगा, इन पर हम पूरे 1 घंटे बहस कर सकते पक्का सर। एक दिन मेरा वादा है कि हम प्लान करेंगे शो और यही चारों लोग होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आपने विषय छेड़ा ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे मैनेज करना चाहिए पड़ोसियों को। ताकत से मैनेज होते हैं सर, और ताकत इकोनॉमिक ताकत होती है, इसलिए भारत को आर्थिक शक्ति बनना जरूरी है। अदरवाइज खाली बातों से कोई मैनेज नहीं होता ना, चाहे वो नेपाल हो चाहे मालदीव हो। मालदीव के साथ ऐसा कौन जिनकी भैंस खोल ली हमने कि वो तो गुस्साए फिर रहे हो। छोटा सा एक ब्रेक लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से, और आज चर्चा हो रही है कि रियल इशू क्या है। शेखर सर के पास और प्रेम जी के पास जाऊंगा, चर्चा उनसे बाकी रहेगी। शेखर सर, मुझे एक चीज़ बार बार लोग चर्चा में भी आती है, उस जानना है कि 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट क्यों हार गई थी? नहीं, इसलिए हार गई थी क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो सरकार की जो छवि जो थी, वो छवि के कारण वो हारी। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, खुलासा जो हो रहा था, उसके कारण पब्लिक में लग रहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो नहीं सर, ईमानदार है। अरे शेखर सर मैंने 2004 पूछा है, वाजपेयी जी क्यों हारे थे? सॉरी मैंने सोचा 14, अच्छा 4 2004 में नहीं, 2004 में एक तो 2-3 कारण थे उसमें। एक तो समय से पहले चुनाव किए, दूसरा इतना पॉजिटिव कैंपेन रखे तो लोगों को लगा भाई पूरा इंडिया शाइन हो रहा है, तो इंडिया तो कभी शाइन नहीं होगा। जबकि आज अमेरिका भी पूरा शाइन नहीं करता है, वहां भी गरीबी है। गरीबी की लड़ाई हमेशा लंबा होती है। अगर आप चुनाव में जाके ऐसी बातें करेंगे भाई सब कुछ ठीक हो गया सब कुछ, तो देखिए एस्पिरेशनल क्लास जो है, जो प्रमोद महाजन ने मुझे बताया था उस समय, हमने एक ही बड़ी गलती की कि हमने कह दिया भाई सारा सपना पूरा हो गया। वही हमारी गलती थी। सपने बदलते रहते हैं। हमने अपनी उपलब्धि की बात कर थी और जाके आगे भी दिखाते हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। देखिए कुछ भी कहिए, अटल जी की सरकार जो एनडीए 1, उसकी कई उपलब्धियां थी। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर कई चीजें की थी।
और साथ में ये जो चुनाव पहले करवाने की जो बात थी, पहले तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से प्रेशर आया और इनको लगा भाई सब कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर सब कुछ ठीक है, और प्रमोद महाजन स्वयं बोले कि भाई हमें लगा कि एक पॉजिटिव कैंपेन में हम जाएं। लेकिन इस देश में जो अभी भी हम बात करते हैं, भाई पॉजिटिव कैंपेन आप ठीक है उपलब्धि की बात करती कीजिए, लेकिन केवल आप कहेंगे भाई सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, सब गरीबी दूर हो गई, सब लोगों की उन्नति हो गई, ये तो कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। वही कारण था कि 2004 का गलती, और उसमें भी आप देखिए बीजेपी की सीट भी घटी, साथ में जो अलाइंस थे उनकी सीटें ज्यादा घटी, जिसके वजह से एनडीए का कोलैप्स हुआ। नंबर 1। नंबर 2, सोनिया जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। सोनिया जी ने जिस तरह अपने नेतृत्व को यूज करके कैसे सब और बाकी जो अलायंस पार्टीज को सबको साथ ले आए और स्वयं प्रधानमंत्री बनने से पूरा इनकार किए, जब उन पर काफी प्रेशर था। पहले तो लग रहा था कि सोनिया जी बनेंगे, लेकिन बाद में सोच समझ के उनकी जो ये लगा कि मैं सामने आ जाऊंगा तो सारी चीजें मेरे पर होगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को सामने लाएं। वो भी एक उसका भी कारण है, वो बाद में बात कर वो तो सकते हैं। खैर बाद का है। हाँ, लेकिन जो फॉर्मूला जो आफ्टर उन्होंने इलेक्शन। अपनाया भाई जिस तरह सारे अलायंस पार्टीज को एग्री करके कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रकार से जो कोलिशन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसलिए आप देखेंगे जिस तरह वो सारी चीजें हुई, जिसके वजह से कांग्रेस पूरी बहुमत ना होके भी, ना प्राप्त करते भी उन्होंने एक सरकार चला पाई। इसलिए और जी। दूसरी कम्युनिस्ट भी का भी सपोर्ट था, और इसीलिए आप देखेंगे यूपीए 1 और यूपीए 2 का फर्क है। यूपीए 2 में चीजें और कुछ हो गई, जो न्यूक्लियर डील को लेकर शेखर सर देखिए, जो उनकी सबसे बड़ी स्कीम थी मनरेगा, नहीं वैसे देखिए उसका नहीं सुनिए सर, सुनिए, अरे बात तो सुनिए पूरी। उसका उन्होंने यूपीए 2 के समय जिक्र नहीं किया था चुनाव जीतने के लिए, और ना ही उनको रूरल इंडिया से बहुत सीटें मिली थी। ये फैक्ट है। ये अवधेश जी कुछ डिसएग्री कर रहे हैं मेरे से, बताइए सर क्या है? नहीं, आपने जो सवाल किया है एक महत्वपूर्ण सवाल है, और उसी सवाल में शायद आज के भी प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। बताइए सर, बस छोटे में रखिएगा, एक दो मिनट वाजपेयी में। के नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बनाया था? ये मूल बात उसमें क्या थी? क्या वो सरकार उस पर चली? सरकार बनने के 3 महीने बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक दत्तोपंत ठेंगड़ी यही संसद मार्ग पर सड़क पर थे सरकार के विरुद्ध, जब स्वदेशी नीति से बदल गई थी, और उन्होंने भाषण में कह दिया कि जो सरकार होती है इंसोमैनिया की बीमारी से ग्रस्त हो गई है। वह सरसन चालक को कहना पड़ा, जो सुदर्शन थे, कि प्रधानमंत्री कार्यालय में विदेशी एजेंट घुस गए हैं। मैं स्वयं जय दुबासी का एक इंटरव्यू करने गया, उस समय वो इकोनॉमिक भाजपा की जो इकोनॉमिक विंग थी उसके वो संयोजक थे। कार्यालय में मेरे को उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी इस समय सारे विदेशी एजेंटों से घिरे हुए हैं, उनके सलाहकार परिषद में सारे विदेशी है, और सुधींद्र कुलकर्णी उनके भाषण लिखते हैं। आडवाणी जी ने एक सिद्धांत दिया कि देश को आइडियोलॉजी की गवर्नेंस में जरूरत नहीं है, देश को आइडियलिज्म की जरूरत है, और आइडियलिज्म गुड गवर्नेंस के थ्रू आएगा। तभी तो विद्रोह शुरू हुआ, गोविंदाचार्य को बाहर जाना पड़ा, कल्याण सिंह को बाहर जाना पड़ा। पूरे देश में उस समय देखेंगे तो एक संगठन परिवार में उथल पुथल थी। जी अवधेश जी, बहुत संक्षेप में, क्या उनका जवाब आज मिल रहा है 2024 में? नरेंद्र मोदी ने यही किया कि नरेंद्र मोदी ने आइडियोलॉजी पर काम करके अपने सपोर्ट को कंसोलिडेट किया 2014 से 19 तक। इस समय थोड़ी गलतियां सरकार से हुई है, कभी आगे चर्चा कर लेंगे। वो कंसोलिडेट किया, बता दिया कि गवर्नेंस में भी आइडियोलॉजी की भूमिका है। जी सर अवधेश जी रोकूंगा मैं, इस पे पॉडकास्ट हो सकता है। शेखर सर बहुत छोटे में 30 सेकंड आपके लिए, फिर प्रेम जी की बात। जी बताइए आप। देखिए नहीं, पहली बात हमें समझना चाहिए, जो अटल जी की सरकार थी बहुमत नहीं थी उनके पास, तो कई मुद्दों को छोड़ना पड़ा उनको। देखिए वो बात नहीं है 2014 में जो सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, कई जो विवादित मुद्दे को तो उन्होंने उसमें ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। वो परिस्थिति अलग है, लेकिन सरकार चलाना था, तो इसलिए गुड गवर्नेंस की बात आई, इसलिए वो मामला हुआ। और 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। एक पॉइंट, जो आज जो आंकड़े आए हैं
जो मुस्लिम की ग्रोथ को लेकर, देखिए ये पॉजिटिव तरीके से ये बताया गया पीएम के वो इकोनॉमिक रिपोर्ट पे, कोई नेगेटिव नहीं है उसमें। तो ये बताया गया, देखिए यहाँ जो कंडीशंस रही है, ये कंडीशंस में माइनॉरिटी की अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश या कई देश के कंपेयर करेंगे, उससे हमारी स्थिति अच्छी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि माइनॉरिटीज की अगर बर्थ रेट बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ नॉर्मल कंडीशन है। तो ये बात अल्पसंख्यक पाकिस्तान में नहीं हुआ। अच्छा, और एक बात कहना चाहता हूँ, प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि 15% से नहीं हुआ। सिद्धरामैया का आइंदा पॉलिसी क्या था? आइंदा पॉलिसी क्या कहता है कि अल्पसंख्यक को सामने करना है। शेखर सर, अब मेरा एकदम समय खत्म हो गया। आज मैं प्रेम जी से आज माफी मांग रहा हूँ कि मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा समय एकदम खत्म हो रहा है। 2000 एक लाइन बोल सकता हूँ, सिर्फ एक लाइन बोलिए, एक लाइन बोलिए। 2004 में नरेंद्र वाजपेयी जी ने जो अपनी सरकार के हारने का वजह जो बताई थी, उन्होंने कहा था कि अगर गुजरात दंगे में हमने समय पर निर्णय ले लिया होता तो ये दिन देखने ना पड़ते। ओके, ठीक है। 2004 के इलेक्शन में सर एकदम खत्म कर रहा हूं मैं सर, इस पे मैं पक्का करूंगा। अभी एक दिन बैठ के आप ही लोगों के साथ फिर से चर्चा करते हैं। उस समय समर्थन हटाया था चंद्रबाबू नायडू, जयललिता, ममता वगैरह ने। एक बड़ा रीजन वो था। दूसरा रीजन जो भी अवधेश जी कह रहे थे कि मूल इशू से हटे थे, बहुत सड़कें बनवा रहे थे, क्वाड्रिलेटरल और टेलीकॉम, ये सब चला था। आज की जो अभी आप कह रहे थे कि उसका जवाब आज की पॉलिसी मिल रहा है आपको, वो फर्क वही है। और वही रीथिंकिंग कांग्रेस ने 14 में हारने के बाद करी। तो जो मैं आपसे प्रेम जी पूछ रहा था ना कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कांग्रेस में आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को अपनी गलतियां समझ में आ रही है। लेकिन अब ये फिर से कौन गलती पे जा रहा है, कौन सी पे जा रहा है, ये 2024 के 4 जून के चुनाव में बताएंगे। लेकिन चर्चा इसलिए करना आज इन सवाल विषयों में जरूरी था क्योंकि चाहे वो हिंदू मुसलमान मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, ये मुद्दा किसी महंगाई, किसी बेरोजगारी से कम नहीं है, वरना लगातार इस पे लोग वोट नहीं करते। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये इशू एकदम इर्रिलेवेंट है तो इसमें मतदान क्यों करते हैं लोग फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए।